राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं और गुस्से में इसीलिए हैं क्योंकि नाटो के देशों ने मिलकर के यह तय किया कि जितने भी असेट्स यूरोप के अंदर हैं रशिया के, वो सब फ्रीज कर देंगे। फ्रीज तक तो कहानी ठीक थी। पुतिन का गुस्सा इस बात पे बढ़ा है कि नाटो के समझदार लोगों का यह मानना है कि पुतिन साहब का जितना भी माल पड़ा है यूरोप में, उन सबको फ्रीज करके उसी के एवज में बैंकों से लोन ले लिया जाए और लोन लेकर के किसको दिया जाए? यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका के फंड पे जो अभी तक लड़ रहा है उसके लिए उसको लोन मिल सके और अमेरिका और यूरोप फंड देने से बच जाए। इसी बात पर पुतिन ने यह कहा है कि भाई ये तो खुलेआम चोरी है और जब चोरी कर रहे हो तो फिर इस बात की सजा भी मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी कि वहां से फिर नो रिटर्न है, कोई वापसी का रास्ता नहीं है। मतलब जब पुतिन ये कह रहे हैं कोई वापसी का रास्ता नहीं है, इसका मतलब पुतिन सीधे सीधे दुनिया को यह बता रहे हैं कि मुझे मजबूर मत करो कि कहानी वहां तक चला जाए जहां रशिया ये सोच ले कि अब न्यूक्लियर वॉर से आगे कोई कहानी ही नहीं है। G7 की मीटिंग में यह बात तय हुई कि जितने भी असेट्स हैं उनको फ्रीज करो, फ्रीज के एवज में लोन दे दो यूक्रेन को और यूक्रेन रशिया के ही पैसे से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़े। ये यूरोप के बैठे सारे समझदारों ने बैठ करके तय कर लिया। लेकिन पुतिन वही समझा रहे हैं कि भाई ये सम काइंड ऑफ लीगल बेसिस पे जो बैठ के ज्ञान दे रहे हो तुम लोग और हमारा एसेट जो फ्रीज कर रहे हो, अगर ये जो चोरी नहीं है भाई, तुम लोगों को लग रहा है कि ये चोरी कर ले रहे हो, तो याद रखना ये बगैर तुमको अनपनिश्ड, मतलब इसकी सजा भी मिलेगी। और जैसे ही पुतिन ने यह कहा, नाटो का जो चीफ है, नाटो की एक अपनी मिलिट्री भी है, सभी देशों के मिलकर, उनके चीफ ने यह कहा कि जो भी हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको अब हम डिप्लॉय करेंगे। और उन्होंने कह दिया कि भाई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलर्ट पे रखो। नाटो फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट पे आ गई हैं क्योंकि पुतिन का ये धमकी जो है ना, वो आप समझो कि किसी का घर ले लीजिएगा, किसी की धन दौलत ले लीजिएगा, तो उस आदमी की क्या हालत होगी। फ्रीज तक ठीक था, रशिया आफ्टर युद्ध संभाल लेता उन चीजों को, लेकिन अब जब इसी के पैसे पर, इसी के संसाधनों पर यूक्रेन को लोन दे दिया जाएगा और उसी पैसे से यूक्रेन रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ेगा, तो आप समझो ये कितना बड़ा मैसेज है नाटो की तरफ से रशिया को। राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे सीधे दुनिया को यह जवाब दे दिया कि भाई अब जो कर रहे हो वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ वो रास्ता जा रहा है और वहां से कोई रिटर्न नहीं है। उसके बाद नाटो चीफ ने यह कह दिया कि भाई अपने अपने जो वॉरहेड्स हैं उनको एकदम अलर्ट पे रखो। इसके अलावा अमेरिका ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है इसी दरमियान, जो मॉस्को तक महज 30 मिनट में पहुंच सकता है और यह न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके आप समझो ये सारी चीजों को जोड़ो, एक तरह से पुतिन का असेट को जो फ्रीज करना, फिर उसके एवज में लोन, अब अमेरिका का ये न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, ये कहानी दूसरी तरफ जाती हुई नहीं नजर आ रही। बहुत अनबैलेंस्ड हो जाएगी दुनिया और ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात पुतिन कह रहे हैं, ये एक तरह से पुतिन का को उकसाने जैसा है कि जो यूक्रेन को सहायता के नाम पर लोन देने की बात हो रही है। पुतिन जब कुछ भी कहते हैं उस बात का मतलब होता है और पुतिन ने जैसे ही कहा, मैंने बताया आपको कि नाटो ने अपनी सभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलर्ट पे रख रखा है। इसके अलावा ये जो सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अचानक से जून के महीने में बहुत ज्यादा एस्केलेट होता नजर आ रहा है, तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी होगी। एक इंडियन ज्योतिषाचार्य हैं जो भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने कहा था, एक तय तारीख फिक्स की थी कि जिसमें जून के महीने में ही दुनिया विश्व युद्ध 3 में प्रवेश कर जाएगी। वो तारीख नजदीक आती जा रही है और जो ज्योतिषाचार्य महोदय हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बताई हुई तारीख से पीछे नहीं हटूंगा, ये तो होने जा रहा है। अब जब पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर दी तो उसी पे फिर से चर्चा लोगों ने शुरू कर दी है कि क्या ये जो भविष्यवक्ता हैं जो पंजाब के हैं, जिनका कहना कौशल कुमार कौशल, उनका कहना क्या सच होने जा रहा है? क्या वाकई में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? यही है कौशल कुमार जिनकी भविष्यवाणी थी, हमने पहले भी इन पर वीडियो बनाया है, ये जानकारी पहुंचाई है अब तक। ये अपने उस दिए गए तारीख पर एकदम अडिग हैं और पुतिन की जो धमकी आई और फिर जिस तरह से असेट को ब्लॉक किया है, फ्रीज किया है, लोन देने की बात यूरोप कर रहा है यूक्रेन को, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि चीजें अब बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको पता है 2 साल से ज्यादा से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। अब जब न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है, ये नंबर्स हैं जिन देशों के पास
परमाणु बमों की ये पूरी संख्या है, सबसे ज्यादा परमाणु बम रशिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है। दुनिया के कुछ देश जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखते हैं, जिनके पास है, उन देशों में जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास है, और ये बिल्कुल एक पावर गेम की तरह होता जा रहा है। इसीलिए ये सिचुएशन का बिगड़ना दुनिया के लिए एक चिंता का संकेत है। G7 के देशों ने जहां यह तय किया कि भाई रशिया का ही माल फ्रीज करो और इसी पर लोन उठा करके यूक्रेन को दे दो, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में 100 से ज्यादा देश जुटे किस बात पर कि भाई पीस समिट बुलाया उन्होंने, और ये पीस समिट बुलाई ही गई थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, लेकिन इसमें रशिया को ही नहीं बुलाया गया। रशिया गैर मौजूद रहा, जब बुलाया नहीं गया तो भाई गया नहीं। इसके अलावा चीन भी अनुपस्थित रहा। भारत ने अपना प्रतिनिधि भेजा जरूर था, लेकिन उस समझौते में जो तय हुआ, जो पीस समिट का पूरा सार था, वो जो बाहर आया, तो भारत ने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। भारत ने अपनी सहमति देने से मना कर दी। भारत का साफ साफ कहना यह है कि भाई जब मीटिंग बुला रहे हो, जिन दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है या जिन दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, एक पार्टी आई ही नहीं, तो ऐसे मसौदे पर हम कैसे साइन कर दें। तो भारत ने एक तरह से बिल्कुल मना कर दिया। आपको यह पता होगा कि जब भी यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर यूएन में भी जब मीटिंग्स बुलाई गई हैं, उनमें भी भारत ने एक अपना तय रुख रखा है, जिसमें भारत ने सीधे सीधे रशिया की निंदा कभी नहीं की। हाँ, भारत यह कहता रहा है कि जो भी समस्या है उसका बातचीत से और बैठकर ही निदान होना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए निदान होना चाहिए। तो ये जो पीस टॉक था वहां था स्विट्जरलैंड में, बहुत सारे देशों ने, 80 से ज्यादा देशों ने इस पीस टॉक के मसौदे पर साइन कर दिया, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह अपने दोस्त का साथ दिया है और इस मसौदे पर भारत ने किसी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं किया। आपको एक और चीज समझना होगा, जब आपको यह लगता है कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या विश्व युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अब ना युद्ध के अलग अलग मैदान हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं। अब हो सकता है कि कोई तारीख पर घोषणा ना हो कि हाँ भाई विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब आप, लेकिन ध्यान से जब आप सोचिएगा तो आपको ये समझ आएगा, आप चाहे वो मिडिल ईस्ट का इलाका हो या वो साउथ चाइना का इलाका हो या फिर यूक्रेन रशिया, तो 2 साल से आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा इजराइल गाजा को भी 6 महीने 7 महीने से ज्यादा हो गए। तो ये एक तरह का विश्व युद्ध ही है जो अभी छोटे प्रारूप में चल रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में पूरी दुनिया को धीरे धीरे, अलग अलग देशों को भी अपनी जद में ले लेगा। क्योंकि अगर आप इजराइल गाजा वॉर देखोगे तो इसमें भी 2 ग्रुप हैं। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ गजा हमास के पीछे ईरान है, ईरान के पीछे रशिया है, चाइना है, और ऐसे ही जोड़िएगा तो नॉर्थ कोरिया तक वो पूरा साइकिल चला जाएगा। ऐसे ही इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका, जैसे अमेरिका है, मतलब अमेरिका समर्थित सभी देश इजराइल के साथ हैं। ऐसे ही जब आप ये यूक्रेन और रशिया वॉर सोचोगे तो यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, वैसे ही रशिया के पीछे चीन खड़ा है, छिपे हुए सही, पूरे पर्दे के सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे से तो रशिया की मदद चीन कर ही रहा है। इसके अलावा ईरान भी है, ईरान अपने ड्रोन्स भी दे रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा उसी युद्ध में नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी अपने हथियार रशिया को दे रहा है। तो ऐसे अब जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जब आप देखोगे, समझोगे, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि अगर अमेरिका समर्थित ग्रुप है तो एक वो ग्रुप है जिसका लीडर रशिया है, जहां चाइना है, किम जोंग उन है और ईरान जैसे देश हैं। और जब आप एज अ लीडरशिप के तौर पर देखोगे तो यहां जो है, यहां लीडरशिप ज्यादा डिसाइसिव दिख रही है। मतलब आप चाहे ईरान की बात करो या नॉर्थ कोरिया की बात करो या चीन की बात करो या रशिया की, ये डिसाइसिव लीडर हैं, अपने देश में जो कह देते हैं वही कानून है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका तक जब आप लीडरशिप पे बात करिएगा, वहां की स्थिति पर बात करिएगा, राजनीतिक स्थिति पर बात करिएगा, तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक वहां के राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात बहुत अच्छे नहीं है। वो छन छन तक कर हम तक आते रहते हैं। इसके अलावा भाई अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन बाइडेन की हालत आजकल कैसी है वो दुनिया जानती है। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने है। तो जब आप पुतिन और बाइडेन की तुलना करते हैं एज अ लीडर, तब आपको समझ आता है कि ये वाला जो ग्रुप है, जो रशिया और चीन समर्थित, या रशिया या चीन एक तरह से लीड कर रहे हैं। चीन को मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन के पास पैसा बहुत है
और ताकत के मिलिट्री माइट के तौर पे देखिएगा तो रशिया। तो एक तरह से ये ग्रुप बहुत ही पावरफुल बनकर उभर रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की एंट्री इसको और भी खतरनाक बना देती है। तो एक तरह से एक पूरा ग्रुप है खतरनाक लोगों का, खतरनाक देशों का, जो एक तरह से बड़ा संकट तैयार कर सकता है। अगर यूरोप नहीं रुका अभी भी यूक्रेन में, तो ये ग्रुप कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक आप, ये तो तानाशाह लोग हैं, अपने देश में जो कह देते हैं वही कानून है। तो अगर आपने इनको ज़्यादा पुश किया, ज़्यादा परेशान किया, तो हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन ये लोग ले लें जो दुनिया के लिए हितकारी नहीं होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई आप जब देखोगे ये रूस यूक्रेन, इसके अलावा यहाँ पर चीन और नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, तो चीन पूरा इस इलाके में साउथ चाइना से लेकर सी ऑफ जापान तक क्या करता है, दादागिरी करता है। और इसमें साथ कौन दे रहा है, नॉर्थ कोरिया। अब तो सी ऑफ जापान तक भी चीन चाहता है कि अपनी नेवी को भेजे। और तो यहां भी आपको लगेगा एक बड़ा डिस्प्यूट है, जितने छोटे छोटे देश हैं चीन एक तरह से चाहता है कि इनको कब्जा ही लें, वो चाहे ताइवान हो या फिलीपींस हो, यहाँ साउथ कोरिया हो, जापान तक उसकी नजर है कि जापान को भी परेशान किया जाए, नॉर्थ कोरिया को छोड़कर। इसीलिए छोड़कर क्योंकि नॉर्थ कोरिया चीन का पिट्ठू है। इसके अलावा यहाँ आइए मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा का जो कुछ भी चल रहा है, ईरान की सीमा इजराइल से नहीं जरूर लगती है, लेकिन गाजा के अंदर जो कुछ हमास कर रहा है, हमास को पैसा हो, हथियार हो, सब कुछ ईरान से मिल रहा है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं। अब मैंने ग्रुप्स की बात आपसे की, अब यूक्रेन में वो ग्रुप अमेरिकी ग्रुप भी है, रशियन ग्रुप भी है। वैसे ही जब आप यहां आओगे तो यहां भी रशियन ग्रुप भी है, अमेरिकी ग्रुप भी है। जापान को अमेरिका समर्थन करता है, साउथ कोरिया को अमेरिका समर्थन करता है, ताइवान को अमेरिका समर्थन करता है। और वैसे ही जब यहां आइएगा तो यहां भी वही है। तो दो ग्रुप जो हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल आमने सामने। और ऐसे में पुतिन की सारी संपत्ति या रशिया की जो बहुत सारे असेट्स हैं जो यूरोप में हैं, उनको जब यूरोपीय देशों ने या G7 देशों ने फ्रीज करने का निर्णय किया है और उसी का पैसा उठा करके उसके एवज में लोन लेकर यूक्रेन को देने की बात कही है, तो ये ग्रुप का पागल होना तय है। और इस पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा।